नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, हफ्ते भर की जो मुख्य राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उस पे अशोक साहब की टिप्पणी लेते हैं, उससे कुछ समझते हैं। अशोक वानखेड़े साहब, मेरी उम्र आपसे ज्यादा है। मैंने अपने मतलब जो मैं जितना समझता हूं राजनीति को, ये मिजोरम के जो जोराथंग साहब है, उन्होंने जो अभी स्टेटमेंट दिया, मेरे लिए मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा जो ये कह रहा हो कि भाई एनडीए के पार्टनर हैं, कह रहे मोदी जी आप मेरे साथ मत आइएगा, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा और आपके आने से मेरे वोट कम हो जाएंगे और इनडायरेक्टली मैं चुनाव हार जाऊंगा, आप अपना बैठिए मैं अपना बैठूंगा। ऐसा मतलब अब इसको आप चाहिए तो अगर कोई समझे तो इसको बेइज्जती भी है, कोई समझे तो यथास्थिति भी है, और कोई समझे तो शायद वो साफ कहने की उनकी हिम्मत भी है क्योंकि उनको कोई बहुत लेना देना नहीं है इनके वोट से। मैं थोड़ा ये पहली टिप्पणी आपसे लूंगा कि मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, ये क्या क्या दर्शा रहा है मोदी जी के लिए। नमस्कार सभी दर्शकों को। आनंद जी, आपने सही कहा कि आपकी उम्र मेरे से ज़्यादा है और आपने जितना भी देखा है हमसे ज़्यादा ही देखा है। लेकिन मेरे भी देखने में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल का पार्टनर अपने ही राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता को ये कहे कि हम पे एहसान कीजिए, आप हमसे दूर रहिए। ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि लोग दबी जुबान में बात करते थे कि मोदी का ब्रांड अब धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा है। ऑर्गेनाइज़र ने तो लिख ही दिया था कर्नाटक के चुनाव के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग खुल के बोलने लगे। मणिपुर जो पिछले 3 मई से जो मणिपुर ने जलना शुरू किया, आज अब 3 नवंबर आने वाला है और मणिपुर जल रहा है। आनंद जी, मणिपुर में अभी भी अशांति है। मणिपुर में अभी भी डेड बॉडीज़ मोर्चरी में पड़ी है और लोग उसको अंतिम संस्कार के लिए भी लेने नहीं आ रहे हैं। मणिपुर में सरकार को पता नहीं क्या हो रहा है। अलग-अलग बातें अलग-अलग जगह से बात होती हैं और कुल मिला के इन्होंने ठिकरा जो है मणिपुर का, ये विदेशियों को या अपने पड़ोस के मुल्क पे थोपना शुरू कर दिया कि वहाँ से आतंकी आते हैं। सवाल है कि मणिपुर से आतंकी कहाँ से आएँगे? या तो चाइना से आ सकते हैं या म्यांमार से आ सकते हैं। म्यांमार में तो कई बार म्यांमार की भूमि में घुस के हमने आतंकी जो शिविर थे वो खत्म कर दिए हैं। म्यांमार की सरकार इतनी ताकतवर नहीं कि वो भारत से लोहा ले। वो तो भारत के साथ मिल के जुल के काम करने की हमेशा उनकी वृत्ति रहती है। उसके बाद चाइना से यदि आता होगा, तो फिर चाइना फ्रंट पे आप बहुत कमज़ोर साबित हो रहे हैं। आप ज़बरदस्ती यूक्रेन की बात कर रहे हैं। आप ज़बरदस्ती हमास और इज़राइल के लिए चिंतित हैं। आप भैया पहले अपना घर देखिए। आपके घर में यदि पड़ोसी आतंकी भेज रहे हैं, तो फिर ये कैसा हो रहा है कि ये आतंकी पूरा बॉर्डर क्रॉस करके अंदर तक आ रहे हैं, आपके पुलिस स्टेशन लूट रहे हैं, हथियार लूट रहे हैं और उसका उपयोग लगातार कर रहे हैं और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। वहाँ मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो है, मणिपुर से जो आते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था खत्म है। वहाँ कानून व्यवस्था खत्म है, ह्यूमन राइट्स के लोग कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुओ मोटो इसका कॉल लेता है। पत्रकार की फाइंडिंग कमिटी जाती है, वो सारी स्थिति बताती है। इसके बावजूद भी वहाँ सरकार बर्खास्त नहीं हो रही, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो रहा है। ये क्या मजबूरी है? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अब किसी को सत्ता की भूख से ज़्यादा क्या वहाँ गांजा की खेती जो होती है, उसका इकोनॉमिक ज़्यादा हावी हो गया है? क्या सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के बच्चों का उस गांजा की खेती पे नज़र है, इसलिए वो किसी भी हालत में कुकीज़ से पहाड़ी खाली कर उनको मिज़ोरम में पुश करने की बात कर रहे हैं, ताकि उस पहाड़ी के गांजा पे अपना सर्वस्व हो? क्या नॉर्थ ईस्ट का कोई एक बड़ा चीफ मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्वड है? ये जो चर्चा सुनाई देती है, अब लगता है कि वो सही है, क्योंकि मैंने ऐसा संवेदनहीन सरकार नहीं देखी, जो 2-2 मिनट के अंदर माँ की नाम लेके आँसू बहाते हैं। क्या प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आता कि जिस महिलाओं को निःस्वस्त्र करके नग्न घुमाया जा रहा है, जिनके ऊपर सामूहिक व्यभिचार हो रहा है, इज्जतें लूट रही हैं, वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी किसकी बहन होगी, वो भी किसकी बेटी होगी। एक तरफ स्त्री शक्ति वंदन की बात करते हैं आप और दूसरी तरफ अपने ही देश के एक राज्य की स्त्रियों को आप ये नराधमों के सामने पेश करते हो। कि मैं पेश करता हूँ ये शब्द इसलिए बहुत समझदारी से और जिम्मेदारी से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यदि सरकार चाहे तो इसको बहुत पहले कंट्रोल कर सकती थी। प्रधानमंत्री अभी भी
मणिपुर जाने की स्थिति में नहीं है। मिजोरम में कोई बीजेपी का बड़ा नेता जाके प्रचार तक नहीं कर रहा है, क्योंकि मणिपुर की सारी हिट मिजोरम में है। आपने कहा अभी मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कृपा करके आप मेरे मंच पे मत आइए। इसके पहले आनंद जी, केंद्र सरकार ने मिजोरम के मुख्यमंत्री को कहा कि जो कुछ म्यांमार से निर्वासित आ रहे हैं, उन्हें आप जगह मत दीजिए। और उस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की सर्कुलर को रद्दी के टोकरी में डालते हुए कहा कि वो मेरे अपने लोग हैं और उन्हें मैं जरूर साथ दूंगा। अब जब बात उसकी भी कोई गलत नहीं है, यदि वहां कोई ट्राइबल कम्युनिटी मिजोरम में हावी है और उसी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग यदि म्यांमार से आते हैं तो वो क्यों नहीं जगह देंगे। एनसीआर के तहत आप जब कहते हो कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान का भी हिंदू हो, उन्हें तुरंत हम भारत में जगह देंगे, तो फिर वो यदि हिंदुओं के लिए आप ऐसा कर सकते हो, तो क्या ट्राइबल्स के लिए उसका खून नहीं खौलता होगा कि अपने ही लोगों का म्यांमार में शोषण हो रहा है। तो जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि आज यदि आप उस म्यांमार यदि आज मिजोरम के मुख्यमंत्री को गलत कहते हैं, तो ये आपकी मूर्खता है। इसका मतलब आप जो सीसीए और एनसीआर का जो कानून लाए हैं, वो भी आपने एक राजनीति के तहत लाए हैं। आपको कोई हिंदुओं से लेना देना नहीं है। यदि हिंदुओं के प्रति आपका दर्द होता, तो आप उस ट्राइबल का भी दर्द समझते कि उसके ही ट्राइब के लोग यदि बाहर मार खा रहे हैं, तो जगह क्यों नहीं देगा। तो कुल मिला के मिजोरम इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ा है, जैसा मणिपुर छोड़ा है। और इनके पास एक आसाम के मुख्यमंत्री है, हेमंत शर्मा, वही इनकी मास्टर की है। कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ होता है तो वही मास्टर की यूज हो जाती है, और वो मास्टर की बहुत महंगी आती है। वो मास्टर की चार्जेस इतने हेवी है कि अब बीजेपी नहीं, केंद्र सरकार नहीं, ये देश भोग रहा है उस मास्टर की गलतियां, जो मणिपुर में हो रहा है, या नॉर्थ ईस्ट के राज्य आपस में एक दूसरे के पुलिस के खिलाफ एफआईआर करते हैं। इतनी अशांति कभी नॉर्थ ईस्ट में मैंने नहीं देखी। नॉर्थ ईस्ट में आतंकी गतिविधियां थी, सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, लेकिन समय समय पे केंद्र सरकार उनसे बातचीत भी करती थी। लेकिन कुल मिला के जो अभी स्थिति हुई है नॉर्थ ईस्ट में, ये शुद्ध रूप से व्यावसायिक और राजनीतिक ये जो हवस है, इसकी परिणति मैं देखता हूँ। इसलिए बीजेपी ना मिजोरम की बात कर रही है, ना मिजोरम के बारे में सोच रही है। पूरा नॉर्थ ईस्ट इन्होंने बिल्कुल दहेज में दे दिया है आसाम के मुख्यमंत्री को, और आसाम के मुख्यमंत्री जो तय करेगा वही इनकी लिमिट है। और दुर्भाग्य से वो आसाम का मुख्यमंत्री भी ना संघ से ना बीजेपी से, वो कांग्रेस से उधार का सिंदूर है, कांग्रेस से लिया हुआ। कुल मिला के मिजोरम में क्या होगा ये पता नहीं। मिजोरम में जो वहाँ की सरकार है, वो तो क्योंकि छोटा राज्य है, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं और वही वहाँ सत्ता में आते हैं। और ज्यादातर हमने देखा कि ये लोग केंद्र के साथ ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि केंद्र से झगड़ा करके मोल लेके क्यों अपनी बर्बादी करो। जितना फंड आता है उसको लो और जितने विकास कर सकता है करो। तो इस नीति के साथ यूपीए सरकार थी, तो ये यूपीए के साथ थे। एक आध दो राज्य होते हैं, त्रिपुरा जैसा राज्य था जहाँ हमेशा लेफ्ट का कब्जा होता था, और वो भी अब बीजेपी के हाथ में चला गया है। कुल मिला के मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट की वर्तमान में जो स्थिति है, या मैन इसकी तुम्हारी मणिपुर की हो या मिजोरम की हो, इसके लिए पूर्ण रूप से केंद्र सरकार और भाजपा भाजपा के नेताओं का पैसे की हवस और सत्ता की हवस, ये दोनों हवस के ये भेंट चढ़ गया है पूरा नॉर्थ ईस्ट। ये भारत के लिए बहुत दुखदाई है। वहां कुल 40 सीट में 39 सीट ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है, एक सीट जनरल है, 39 सीट ट्राइबल। वो पूरी तरह से जनजात मतलब आदिवासियों का क्षेत्र है। मैं अशोक भाई एक और चीज आपसे जरा समझो, ये तो मैंने मिजोरम का, मध्य प्रदेश में बीजेपी में जिस तरह से टिकट बंटवारे के बाद जो अभी हो रहा है, वो कभी मुझे लगा शुरू में कि ऐसे ही कोई हंसी मजाक में मेरे साथी लोग भेज रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फोटो है जहां कोई कपड़े फाड़ रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं, शव यात्रा निकाली जा रही है। मतलब राजस्थान में अजीब सा बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर हो रहा, और उसका जो सबसे ज्यादा है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के हाल के दिनों में हमने फिर देखा कि इस समय शिवराज सिंह चौहान को अकेले छोड़ दिया गया है। वो जो था ना कि इतने केंद्रीय मंत्री और उस तरह का फोकस, क्या बीजेपी ने हार मान ली है वहां? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बीजेपी ने वहां हार ही मान ली है। जब आपको सांसदों को उतारना पड़ रहा है साथ साथ लड़ने के लिए, तीन तीन कैबिनेट मंत्री को उतारना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां बैंक्रप्सी है।
अब मुख्य रूप से आनंद जी आपको मध्य प्रदेश की बीजेपी को समझना होगा। पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश का बीजेपी का स्टेट यूनिट मोस्ट मॉडल यूनिट माना जाता था। पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश का यूनिट बताते थे, जहाँ जहाँ के डिसिप्लिन के लिए वो जाना जाता था। खुशाबहू ठाकरे, राजमाता सिंधिया, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, ऐसे स्टालवर्ड उस मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते थे। तो मध्य प्रदेश में कभी टिकटों के लिए लॉबिंग नहीं हुई, टिकटों के लिए विद्रोह नहीं हुआ। संगठन ये सर्वश्रेष्ठ होता था। सरकार संगठन को रिपोर्ट करती थी और फिर संगठन तय करता था कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और जो काम करने वाला जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो, लगातार 5 साल काम करता आ रहा हो, उसी को वो टिकट देते थे। इसके लिए दिल्ली में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती थी, कोई पैसे का थैला नहीं खोला जाता था। अब स्थिति ये हो गई है कि वहां के कई विद्रोहियों को यदि आप ध्यान से सुने, मेरी कईयों से बात भी हुई व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश से थोड़ा लगाव है, मेरी पत्रकारिता की शुरुआत वहां से हुई है। तो मुझे लगा कि ये इस राज्य के साथ क्या हो रहा है। तो कुछ एक पारस साहब है उज्जैन के, उनका टिकट कटा। उनका उनकी नाराजगी टिकट कटने पे नहीं है। उन्हें कहा कि मैं मानता हूं कि मैं 2-3 बार रह चुका हूं एमएलए, विधायक, अब नए लोगों को सामने आना चाहिए। तो मेरा टिकट कटा, मुझे पार्टी ने बहुत दिया, मुझे उससे दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि जब नया उम्मीदवार आपने घोषित किया तो पार्टी ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। जो लगातार वहां से जीत रहा है, उसका टिकट काटा, वो नाराज नहीं है, लेकिन इस लायक भी नहीं समझा कि उसको विश्वास में लिया जाए कि तुम्हारी जगह पे कौन आदमी आए, क्योंकि हम लोग खुद नई पीढ़ी को ग्रूम करते हैं। आप एक पैराट्रूपर से एक आदमी भेज देते ऊपर से, गणेश परिक्रमा जिसने कर दी, थैला जिसने खोल दिया, आपने उसको टिकट दे दिया। अब कार्यकर्ता पारस जी की तरफ देख रहे हैं, पारस जैन की तरफ। अब वो किसी को समझाने की स्थिति में नहीं है। कार्यकर्ता वहां का जो रास्ते पे है, जो टायर जला रहा है, जो क्रोधित होके यहाँ हिंसक हो चुका है। मतलब यादव, धर्मेंद्र यादव के साथ जो हुआ जबलपुर में, वो पहली बार मैंने देखा कि ऐसा कि उनके सिक्योरिटी वालों को रिवॉल्वर निकालना पड़ने की स्थिति आ गई थी। उस पे भी लोग चढ़ गए थे। ये स्थिति इसलिए हो गई कि वहां के सत्ता के लोभ का झगड़ा नहीं है, ये पार्टी का वजूद बचाने का चक्कर है। क्योंकि जो पार्टी भाजपा मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, ये कोई नरेंद्र मोदी या अमित शाह की देन नहीं, ये वर्तमान नड्डा साहब की देन नहीं। जनसंघ से लेके पिछले देश आजाद होने के बाद से, तब से लेके जब से जनसंघ का पैदा हुआ है, जनसंघ के जन्म से लेके वर्तमान भाजपा तक कई पीढ़ियों ने अपनी संपत्ति, अपना जीवन संघ, जनसंघ और भाजपा को समर्पित किया। तो उन्हें अपने हाथ से सींचा हुआ ये पौधा जब दिमक से खोखला होता दिखाई दे रहा है, तो फिर वो उनकी लड़ाई उस दिमक के खिलाफ है। जो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो खास 2014 के बाद भाजपा में जो बदलाव हुआ, कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया, फ्री फॉर ऑल हो गया। कोई तवज्जो नहीं संगठन को, संगठन को रबर स्टैंप के रूप में माना गया। कोई मीटिंग नहीं होती, कोई तय नहीं होता। आप जो क्षेत्रीय क्षेत्र पे उनको आप घर का रास्ता दिखा देते हैं, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे दास साहब हो झारखंड के, चाहे सोनावाल हो आसाम के, चाहे येदुरप्पा हो कर्नाटक के, चाहे शिवराज हो, चाहे सत्यनारायण सत्तन हो मध्य प्रदेश के, या वसुंधरा राजे हो चाहे राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह हो। आपने इन लोगों ने, ये लोग मुख्यमंत्री बने हैं तो अपने वजूद से बने थे। ये मुख्यमंत्री पैराट्रूपर होके नहीं बने थे। इन्होंने अपनी पूरी जीवनी दी, इनकी पीढ़ी खप गई दरिया उठाते उठाते, तब पार्टी से मिला है। ये नरेंद्र मोदी जैसा थोड़ी है कि आप चाय पिलाते पिलाते संघ कार्यालय में संघ के हो जाओ और संघ से आप राजनीति में आ जाओ और एकदम मुख्यमंत्री बन के आ जाओ। ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों का संघ से जुड़ाव, इन लोगों का पार्टी से जुड़ाव
नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी अमित शाह से ज्यादा काम इन लोगों ने किया। तो जी जी इन लोगों को आपने हाशिए पे लगाया क्योंकि आपको लग रहा था कि ये लोग जननायक करके उभर के आएंगे तो आपके पोजीशन के लिए खतरा होगा। नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कोई पार्टी का भला करने के लिए पैराट्रूपर नहीं खड़े कर दिए, ऊपर से लोग भेजना शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से को समाप्त कर दिया, गडकरी को घर बिठा दिया, ऑलमोस्ट मुंडे की हत्या हो गई। दूसरी तरफ मुंडे के जो जीजा थे, मुंडे के जो साले थे, उनकी भी हत्या हुई, प्रमोद महाजन की। तो इस पूरे इसमें एक रबर स्टैंप आपने ऊपर से थोप दिया फडणवीस नाम से, और उससे जो चाहे आप करवाते हो, उससे पार्टी वहां पे भी बर्बाद हो गई। भाजपा या लेफ्ट, ये दो पार्टियां हमारे देश में कैडर बेस्ड पार्टी, और जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है उसमें कैडर सर्वोपरि होता है, नेता नहीं। और जब कैडर देखता है कि पार्टी को ये दिमक चाट रही है तो कैडर रास्ते पे उतरा है, नेता रास्ते पे नहीं उतरे हैं। नेता तो नाराज होके तुरंत कैडर बोलता है नहीं भाई ऊपर से आदेश आया, हम तो जाएंगे। आज यदि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये विद्रोह दिखता है तो ये आने वाले समय के बुरे संकेत है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए। आज जी सबसे दुर्दैवी और सबसे दया, जिसके प्रति मुझे दया आती है, वो जेपी नड्डा है। इसके पहले स्टालवर्ड लोग हुआ करते थे पार्टी के अध्यक्ष, जिनकी कुछ औकात होती थी। आज जेपी नड्डा को यही पता नहीं होता कि महाराष्ट्र में सरकार में रहना है या नहीं रहना। पहले वो कहते हैं कि बाहर से समर्थन देंगे, बाद में कहते हैं नहीं नहीं सरकार में जाएंगे। क्योंकि वो तो बिल्कुल तोते जैसी बात होगी उनकी, जो पढ़ा है वही बोलना पड़ता है उनको। क्योंकि इस दोनों ने अपने से नीचे स्तर के लोगों को ही प्रमोट किया ताकि अपनी पोजीशन बनी रहे, और इससे फायदा जरूर दो गुजरातियों का हुआ है, लेकिन नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ, हुआ संघ के पिछले 60 साल के मेहनत का हुआ है। इसलिए इन दोनों जगह पे मुझे वर्तमान में स्थिति बहुत बुरी लग रही है। अशोक भाई, एक और जगह है महाराष्ट्र। मुझे अजीब सा ताज्जुब लगा जब दो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत पवार साहब ने एक संयुक्त वक्तव्य के जरिए मतलब बात कही कि कास्ट सर्वे पे उनको एकदम से याद आ गई और उनको लगा कि ये तो हम लोग पहले बहुत दिनों से, देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं हम बहुत दिनों से इसकी डिमांड करते रहे, कब करते रहे नहीं मालूम, लेकिन आपको थोड़ा हंसी वाली बात नहीं आती? शीर्ष नेतृत्व तो कुछ कह रहा है, महाराष्ट्र में की शायद पॉलिटिक्स की वजह से उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। ये क्यों एकदम से चेंज ऑफ हार्ट क्यों? मुझे लगता है आनंद जी, नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक सही मायने में है, क्योंकि अभी तक जो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं कि अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का एक जुगाड़ स्ट्रोक होता है, मास्टर स्ट्रोक नहीं। इस सरकार के हाथ से यदि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी ले ली जाए तो इस सरकार के पास जो 38 लोग हैं उसमें से 8 लोग भी साथ नहीं देंगे, लिख लो मेरे से। और कई राज्यों में इनकी सरकार पत्तों के बंगलों जैसी ढह जाएगी। जो गन पॉइंट पे आपने महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक जो सरकारें बनवाई है, अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के उस मास्टर स्ट्रोक ने सब हवा निकाली। जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार के उस जातिगत जनगणना के नतीजों को हाईलाइट करते हुए हर जगह ये बोलना शुरू कर दिया कि जातिगत जनगणना जरूरी है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे आई। बीजेपी ने उसका सबसे पहला, अभी प्रधानमंत्री जी ने दशहरे की रैली पे भी वो बोलने का प्रयास किया कि आप हिंदुओं को बांटना चाहते हैं जाति पाति। अरे भाई, हिंदुओं को क्या सिर्फ विपक्ष बांट रहा है? आप ये नहीं कहते हो। वो बोले कि रीजन में बांटना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जब आप राजस्थान में जाके कहते हो कि महाराणा प्रताप की ये जो चेतक था उस घोड़े की माँ गुजरात की थी, तो गुजराती अस्मिता की बात आप नहीं करते हो। गुजरात में जाने के बाद बोलते हो कि आपके बेटे को दिया, तो आप रीजनलिज्म की बात नहीं करते हो। आप हर राज्य में जाके गुजरात का संबंध बताते हो। सिंधिया को जाके अभी आपने कहा कि मेरा गुजरात से संबंध ये है सिंधिया से, सिंधिया का कि सिंधिया की जो पत्नी है ज्योतिरादित्य की, वो गुजरात से आती है। आप जब रीजन का नाम लेते हो तब आप रीजनलिज्म की बात नहीं करते हो।
जब आप ये कहते हो कि मैं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बना इसीलिए ओबीसी को गाली दे रहे हैं ये लोग। और अमित एक मोदी को क्या, मोदी के नाम का नाम क्या उछाला राहुल गांधी ने, ये सारे मोदी नरेंद्र मोदी ने अपने आप में ले लिए। चाहे पीलू मोदी हो, चाहे रूसी मोदी हो, पारसी हो, चाहे सैयद मोदी मुसलमान हो, चाहे ललित मोदी मारवाड़ी हो, ये सारे मोदी ओबीसी हो गए। एक मोदी क्या नाम नरेंद्र मोदी जी का है तो सारे मोदी क्या अवंचित, मतलब मोदी को अनटचेबल हो गए, कोई मोदी के बारे में बोल ही नहीं सकता। ये हालत इन्होंने कर दी। जब इनको कास्ट कार्ड यूज करना होता तो खुद को ओबीसी बताते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित और आदिवासी विरोधी है, क्योंकि मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा। मैंने जब एक आदिवासी को मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनाया तो उन्होंने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा। वो तो राजनीति है। वो उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ था, ना कि किसी आदिवासी या दलित के। सवाल ये उठता है कि जब आप दलित, आदिवासी, ओबीसी का नाम लोगे तो वो जस्टिफाई है, दूसरा कोई लोगा तो हिंदू टूटेगा। ये है एक्चुअली आनंद जी, हुआ ये है कि ये जो 20 बनाम 80 करते हैं, एक बड़ा छाता खोल के तमाम हिंदू के ओबीसी, सवर्ण, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इन सबको, आदिवासी, इन सबको एक छाते के नीचे लाके एक नया सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास करते हैं। इनको लगता कि ये कर रहे हैं, ये गोविंदाचार्य की देन है एक्चुअली, जब नरेंद्र मोदी कहीं राष्ट्रीय राजनीति के पटल में भी नहीं थे। तो सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार ने बनियों के वैश्य समाज को भी डिवाइड कर दिया, मतलब वैश्य समाज में भी उन्होंने बताया कि जायसवाल कितने हैं, तेली कितने हैं, तो ये अलग अलग जातियों में जब बटा तब पता पड़ा कि जायसवालों को बहुत कुछ मिल रहा है वहां पे, जबकि उनकी तादाद कम है। तो अब वैश्य समाज को भी समझ में आ गया कि ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तो इनको अपना वोट बैंक खिसकने का डर है, इस वजह से वो जातीय गणना के खिलाफ है। अब इन्होंने कहा कि जाति बांट रहे हैं, तो उसका काउंटर इंडिया गठबंधन ने इतना स्ट्रांगली दिया कि अब ये जातिगत जनगणना के खिलाफ बोलने में डर रहे हैं। तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस की इतनी औकात नहीं है, ना इतना स्टेटस है उनका कि वो पार्टी के विपरीत लाइन ले। ये ऊपर से ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है कि कम से कम आप तो शुरुआत करो ये बोलने की कि जातिगत जनगणना के लिए तैयार है। लेकिन हास्यास्पद बात यह है, जो देवेंद्र फडणवीस ने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना के बिल्कुल फेवर में हैं, लेकिन हम इसका प्रोसेस ढूंढ रहे किस प्रोसेस से करें, क्योंकि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने किया, उसके बाद जो बिहार में हुआ वो हम महाराष्ट्र में होने नहीं देना चाहते। अब सवाल ये है देवेंद्र फडणवीस को कि जातिगत जनगणना के नतीजे आने के बाद बिहार में क्या हुआ? आंदोलन हुआ, दंगे हुए, बिहार में सभी जाति धर्मों के लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने बीजेपी छोड़ के उसको हाथों हाथ स्वीकार कर लिया। जातिगत जनगणना के कारण कोई ऐसा काम नहीं हुआ बिहार में जिससे बिहार को लज्जित होना पड़े, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं बिहार में क्या हो रहा है। तो ये इतने झूठ बोल चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता है तो उनको तो एक ट्रेनिंग मिलती है झूठ कैसा बोला जाए और कितनी ताकतवर बोला जाए और बार बार बोला जाए। तो इतने सफाई से झूठ बोल गए कि हम करना चाहते हैं, हम प्रोसेस ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, कौन सा प्रोसेस होगा? जाति निहाय जनगणना के लिए जाति ही पूछ के जनगणना करोगे ना, इसका कौन सा प्रोसेस होगा? या आप ये प्रोसेस करोगे कि आपने बेटी किसके घर दी है और उसकी जात क्या है, उस हिसाब से आपकी जात तय होगी। ये कोई नया प्रोसेस तो नहीं होगा। ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये जातिगत जनगणना के कार्ड से डर गए, तो धीरे धीरे ये खुद ही चिल्लाने लगेंगे, ये तो हम ही कह रहे थे, ये तो हम ही कह रहे थे, हम तो इसके खिलाफ कभी थे ही नहीं। लेकिन ऐसा कहने से भी ये फंस जाएंगे। फंस कहाँ जाएंगे? जब ये पूर्ण रूप से ये मुद्दा बड़े लेवल पे 2024 में छा जाएगा और जब मोदी जी कहेंगे कि हम खुद जातिगत जनगणना के लिए तैयार है, तब विपक्ष पूछेगा आप तैयारी बाद में करिए। 2011 में जो जातिगत जनगणना का जो नतीजे आए हैं, जिसके ऊपर आप बैठ गए हैं 2014 से, उसे पब्लिक करिए तो आपकी नीयत साफ होगी। और पब्लिक ये कर नहीं सकती, इसलिए कहीं ये रोहिणी रिपोर्ट,
या कहीं दूसरी रिपोर्ट के बारे में चर्चा उछलते हैं। कुल मिला के इनका जो डबल स्पीकिंग का जो स्टैंडर्ड है कि तू एक कहना मैं टेस्टिंग करती है, बोल के देखो टेस्ट क्या करते हैं। तो फडणवीस ने ऐसा बोल के तो बता दिया। अच्छा, अजित पवार को यदि पूछा जाए जातिगत जनगणना क्या, तो बेचारे को मालूम नहीं। अजित पवार को सिर्फ किस फाइल में कितना पैसा है, किस टेंडर में कितना कमीशन मिल सकता है, कौन सी जमीन अभी खाली पड़ी है जिसको टेक ओवर किया जा सकता है, कौन सी सरकारी जमीन, जैसा अभी मीरा बोरवलकर ने अपने पूरे किताब में लिखी, जो बहुत बेहतरीन किताब है उनकी, और मैं चाहता हूँ आनंद जी आप बिल्कुल पढ़िए। ये मैडम कमिश्नर करके किताब आई है, आज ही मेरे पास आई है ये किताब। और ये अच्छा। मैडम है हमारी कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर। उसने जो इसमें बताया है वो इतना भयावह था कि कैसा महाराष्ट्र की येरवड़ा पुलिस स्टेशन की 3 एकड़ की जमीन बिल्डर को बेच रही थी और उसने कैसे रोकी, और इसके लिए अजित पवार ने उनका कैसा करियर बर्बाद करने का प्रयास किया। ये पूरा एक चैप्टर है इस किताब। तो अजित पवार तो उनमें लगे हुए हैं, बेचारों को क्या मालूम। उनको तो ये भी मालूम नहीं डैम में पानी कैसा आता है। जब लोगों ने उनको पूछ लिया था कि भाई इस तालाब, इस डैम में पानी नहीं, हम क्या करें, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, सुसु कर दूं क्या। ये पब्लिक स्टेटमेंट है उनका। तो जो अपने सुसु से डैम भरना चाहता हो, ऐसे नेता से आप अपेक्षा मत करिए कि उसको जनगणना कुछ चाहिए। उसको भी ऊपर से आदेश आया जातिगत जनगणना के लिए बोलो, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमको भी चाहिए जातिगत जनगणना। हम कब से कह रहे हैं। अरे बाप रे, जब से कह रहा था, तो फिर जब ये जातिगत जनगणना हो रही थी और तुम्हारा बाप जो है दिल्ली से चिल्ला रहा था कि ये हिंदुओं को बांट रहा है और जाति जनगणना गलत है, तब क्यों नहीं मुंह खुला आपका। सवाल जी ये है। जी। तो अशोक मुझे भाई, लगता है कि बीजेपी अब धीरे धीरे बैकफुट पे आने लगी है जातिगत जनगणना को लेके। अशोक भाई बहुत संक्षेप में, क्योंकि मेरे पास 2 प्रश्न जरूर करना है मुझे, और लेकिन संक्षेप में। एक, मुझे एक चीज, सुप्रीम कोर्ट का खूब प्रेशर है कि स्पीकर के ऊपर महाराष्ट्र के, कि भाई आप इस पे निर्णय लीजिए, और निर्णय सबको पता है क्या होगा। तो एक इस तरह की भी खबर आ रही है कि घर वापसी वाला मामला चल रहा है, कि शिंदे जी के जो ज्यादातर साथी लोग हैं वो घर वापसी, उनको लग रहा है कि बिना घर वापसी किए मामला ठीक नहीं होगा। और इस तरह की भी बात है कि शायद शिंदे जी भी चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ एक घर वापसी हो जाए तो पिंड छूटे इन लोगों से। क्या इस पे कुछ सच्चाई है इस बात पे? सर वो घर वापसी चाहते आनंद जी, ये तो कब की बात है, बहुत पुरानी बात है, तो लगातार चाह रहे हैं। लेकिन घर के दरवाजे उनके लिए कब के बंद हो चुके हैं, क्योंकि शिवसेना में जो गंदगी थी वो निकल गई, नए लोग तैयार हो गए। ये जो लोग गए हैं इतने भ्रष्टाचारी थे, इतना अकूट संपत्ति इन्होंने इकट्ठा की थी कि सीबीआई के डर से गए। यदि केंद्र में सरकार बदल लेगी, तो मैं आपको बता रहा हूं ये जो जितने भी लोग इधर आए हैं ये सब के सब जेल में होंगे, इसलिए नहीं बदले की भावना से। ईडी ने इनके केसेस खोल के रखे हैं, और ये इतने मूर्ख है, इन्हें पता नहीं कि ईडी का केस कोर्ट से ही सेटल होता है। ईडी को क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगा सकती, इनकम टैक्स सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती है, ईडी के मामले में कोर्ट से ही केस का निपटारा होता है, तब तक वो केस जिंदा है। जी जी। अजित पवार साथ में गए तो अजित पवार के ईडी के केसेस बंद नहीं हुए हैं, फाइलें नीचे पड़ी हुई है, दब गई है। ये फाइलें फिर कब ऊपर आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इन सबकी परिणति तो जेल में है, आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल नहीं तो 7 साल बाद इनका जेल जाना तय है। क्योंकि इन्होंने किया ऐसा है, जो पान की टपरी चलाता था वो अब्जोपति है, जो टेम्पो चलाता था वो मॉल का मालिक है, जो थापा के यहाँ चाय पानी पिलाता था केंद्र में मंत्री है नारायण राणे, वो कई होटलों का मालिक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये अशोक वानखेड़े का फाइंडिंग नहीं है, ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के मीडिया में दिए हुए डॉक्यूमेंट्स है। नारायण राणे के खिलाफ, अजीत दादा के खिलाफ, हसन मुशर्रफ के खिलाफ, ये उनका काम है। ये आदरणीय किरीट सोमैया, क्योंकि किरीट सोमैया की नग्न तस्वीरें मार्केट में आने के बाद भी मेरे लिए आदरणीय है, क्योंकि मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं झांकता। तो किरीट सोमैया अपने बेडरूम में क्या करते हैं मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करके ऐसे कागज बाहर लाते हैं कि कई नेताओं की नींद हराम हो जाती है। तो ये तो सब भ्रष्टाचारी हैं।
अब इनके ऊपर चद्दर डाल दी गई है बीजेपी ने। बीजेपी का वॉशिंग साबुन उन्होंने यूज कर लिया, वॉशिंग मशीन, लेकिन ये फिर से वो दाग उभरते दिखाई देंगे जैसे ही सरकारें जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जी इसलिए अशोक। इनकी वापसी नहीं होगी। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, ये दर्शकों के लिए बता दूं कि ये सरकार अपना टेन्योर पूरा करेगी जब तक ये सरकार चाहती है। उसका कारण है, यदि ये कल 16 लोग डिस्क्वालीफाई भी हो गए तो इनका सिर्फ सदस्यता जाएगी, इनके ऊपर वो 2 साल वाला सजा नहीं है जो 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि कल मुख्यमंत्री की सदस्यता गई तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, राज्यपाल उन्हें केयरटेकर मुख्यमंत्री बनाएंगे और कहेंगे अगले मुख्यमंत्री की शपथ होने तक आप केयरटेकर रहेंगे। 2 घंटे बाद फिर ये शपथ लेंगे और 6 महीने के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आएंगे। और पर्याप्त समर्थन अजीत दादा आने के बाद है, अजीत दादा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दूर तक कहीं संभावना नहीं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दूर तक संभावना नहीं। एक संभावना मुझे प्रबल लगती है, महाराष्ट्र का आपने बात छेड़ा, तो लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी जी अशोक भाई, एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि ये जरूरी इसलिए था कि महुआ मैत्रा वाला केस जो है वो प्रिविलेज कमेटी, एथिक्स कमेटी और ये सब हो रहा है, और उसमें दर्शन हीरानंदानी का भी नाम आ गया है। जिस तरह का उनका एफिडेविट आया वो साफ साफ लग रहा है कि वो प्रेशर में है। लेकिन जो मूल सवाल है कि अडानी जी ने के जो नए नए दस्तावेज आए हैं जिसमें उन्होंने कोयले का दाम बढ़ा के किया है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। तो जो करना चाहते तो वो तो उन्होंने कर लिया कि अडानी जी से फोकस हट गया। मैं इस पे टिप्पणी। नहीं, अडानी से फोकस हट गया ऐसा सरकार को लगता होगा। आनंद जी, वर्तमान सरकार की एक परेशानी है, ये इनका हाल बिल्ली जैसा है। बिल्ली आंखें बंद करके दूध इसलिए पीती है कि उसको लगता है कि मुझे दूध पीते हुए कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जब घर का मालिक बिल्ली ने दूध में जैसे मुंह लगाया, पीछे से डंडा मारता है, तो उसको समझ ही नहीं आता कि मेरे को डंडा क्यों पड़ा। इस देश की जनता अडानी के भ्रष्टाचार को, अडानी के आर्थिक व्याभिचार को पहचान चुकी है। अब सवाल है, सरकार नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि अडानी के खिलाफ जो सवाल पूछे गए उस सवालों में कितना दम था। हीरानंदानी ने यदि पैसे देके सवाल पूछे हैं तो दर्शन हीरानंदानी को भी जेल में जाना चाहिए, क्योंकि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही गलत है। यदि मोइत्रा ने हीरानंदानी से कुछ फायदा उठाया है और वो फायदा सवालों के अगेंस्ट उठाया है, वो भी उतनी ही जिम्मेदार है। लेकिन एक सवाल उठाने से किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान भी होता है। यदि सिर्फ फायदा और नुकसान के हिसाब से आप एथिक्स कमेटी के पास जाएंगे तो फिर तो कोई नहीं इसमें बैठ सकता। फिर तो एथिक्स कमेटी के खिलाफ, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ जाना पड़ेगा एथिक्स कमेटी में, क्योंकि वो जब अडानी जी को डिफेंड करते हैं या अडानी जी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देते, जब अडानी जी ने कुछ गलत नहीं किया ऐसी क्लीन चिट गृह मंत्री देते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा किस बिना पे दी आपने। हमारे देश की जांच एजेंसियां अडानी जी के ऊपर आया हुआ शेल मनी का पैसा नहीं देखती, शेल कंपनियों का। हमारी यहाँ एजेंसियां ये तय करती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद किन किन शेयर ब्रोकर ने पैसा कमाया, क्या वो हिंडनबर्ग के साथ संबंधित है। लेकिन अडानी जी के चाइना कनेक्शन ढूंढने में इनको पसीना आता है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा। लेकिन ये सैया जो है 5-5 साल में आता है, जिस दिन सैया बदल जाएगा उस दिन क्या होगा अडानी जी का, ये तो अब मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूँ कि कहाँ भाग जाएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि जो हुआ वो आर्थिक व्यभिचार इतना बड़े लेवल का है कि आप समझ नहीं सकते हो। मैं और एक बात बता दूं आनंद जी कि अशोक वानखड़े, आनंद वर्धन, ये अडानी जी के खिलाफ बोगस लोग हैं, गलत बोलते हैं। राहुल गांधी पागल है, गलत बोलते हैं, ये सब अपनी जगह पे। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट, जहां 35 साल से राम राज्य चल रहा है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, यदि वो गुजरात गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यदि अडानी जी को ये कहता है कि आपने 3,000 करोड़ रुपए जबरन लिए हमसे झूठ बोल के, वो वापस कर दीजिए, तो क्या ये 420 के लिए अडानी जी पेनलाइज नहीं होना चाहिए?
और ये पैसे भी वही हैं जो कोल खरीदने में, जो अडानी जी ने बोला कि मैंने इस रेट में कोल खरीदा, गुजरात गवर्नमेंट ने जब चेक किया तो पड़ा कि इससे आधे रेट में तो कोल अवेलेबल था, तो इतने ज्यादा रेट में कोल क्यों खरीदा? यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जब ज्यादा रेट में आप पैसे कोल खरीदते हैं और आपका भले ही इंडोनेशिया से कोल आ रहा है, आपका बिलिंग सिंगापुर से हो रहा है, दुबई से हो रहा है, आपका बिलिंग ताइवान से हो रहा है, यदि इन राज्यों से बिलिंग हो रहा है और जरूरत से ज्यादा पैसा उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। कम से कम गुजरात में जो सप्लाई हुआ कोल, उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग है 3,000 करोड़ का, वो तो कम से कम ईडी देखे, और किसी का नहीं। तो छोड़िए हिंडनबर्ग, छोड़िए इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, छोड़िए अशोक वानखेड़े को, छोड़िए सुचिता दलाल को। और आश्चर्य की बात है कि आपने पूछा आज सवाल अडानी का, कम से कम एक एहसान किया आपने, कम से कम ये तो हो गया कि आप अडानी जी के बारे में बोलते हैं। नहीं तो आप ही के लखनऊ में बैठे हुए चैनल जो है, यूट्यूब चैनल जो अपने आप को देश के नंबर 2 के चैनल बोलते हैं, वो अडानी पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इस देश के लोग जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट अपने आप को समझते हैं, क्या एक महिला पत्रकार आपको कोई कहीं बैठ के शराब और कबाब खिलाती है तो आप अडानी जी के बारे में शब्द नहीं बोलेंगे? आप पत्रकारिता के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? या फिर कुछ फाइनेंशियल डील हुए हैं? सवाल ही उठता है। तो कम से कम आपने, आपके साथ आपके चैनल पे मैं आता हूं, आपने ये सवाल पूछ के ये तो कम से कम आज अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि आप बिकने वालों में से नहीं हैं। इसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद। चलिए अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम सबको ये लगता है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि तोते की मतलब राजा की जान तोते में है, तो तोता कौन है और राजा कौन है, ये पहेली अभी भी समझ में नहीं आई है। क्योंकि एक तो तोता है, एक राजा है, राजा कौन तोता कौन, ये शायद 2024 के चुनाव के बाद ही पता लग जाएगा। ये नई कहानी है आनंद जी, ये नई कहानी है। तोते की जान राजा में है और राजा की जान तोते में। तोते में दोनों की जान एक दूसरे में है, एक दूसरे में। और इनके रोल समय समय पे बदलते रहते हैं जी। कभी कोई तोता हो जाता तो कोई राजा हो जाता। तो ये बहरूपियों का समाज है, क्या कहें ये जब बचपन में ये पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे कि वो वेश बदल लेते हैं, वो कभी शेर हो जाते हैं, खरगोश हो जाते हैं, लेकिन इस जमाने में भी ये देखने को मिलेगा। अच्छा लगा। चलिए अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।